वेलकम टू मेक श्योर। तो हम देख रहे थे 38 बीपीएससी के प्री के क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह से एनालाइज किया जाए इन क्वेश्चन को। बीपीएससी के हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में एनालाइज कर रहे हैं। तो आप बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। देखिए, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 50 तक तो समाप्त कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, तो जो नहीं देखे हैं वो जाके प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। 1 से 50 तक वहां डिटेल में समझा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एट सी लेवल द प्लेस नियरेस्ट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। एट सी लेवल कौन सा? नॉर्थ पोल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या इक्वेटर? सी लेवल पे सबसे नजदीक है सेंटर ऑफ अर्थ के नॉर्थ पोल। कौन सा है? नॉर्थ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू रेल्स ऑफ द ब्रॉड गेज रेलवे इज व्हाट? देखिए, ब्रॉड गेज रेलवे का होता है 5 फीट 6 इंच। 6 इंच कहने का मतलब 6/12 1/2, 5 फीट 5×1/2 फीट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। देखिए, टीपू सुल्तान जो थे उन्हें मैसूर का शेर कहा जाता था। तो टीपू सुल्तान का जन्म जो हुआ था वो हुआ था कर्नाटक में। कहा हुआ था? कर्नाटक। कर्नाटक के कहाँ हुआ था टीपू सुल्तान का जन्म? कर्नाटक में एक जगह थी देवनाहल्ली, वहीं पे हुआ था टीपू सुल्तान का जन्म। टीपू सुल्तान का पूरा नाम था सुल्तान फतेह अली खान साहब। क्या था? सुल्तान फतेह अली खान साहब। सुल्तान टीपू सुल्तान जो थे उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी श्रीरंगपट्टनम में, और उनकी समाधि स्थल भी कहाँ है? श्रीरंगपट्टनम। सुल्तान टीपू सुल्तान का जो घराना है वो है मैसूर घराना। कौन घराना? मैसूर घराना। टीपू सुल्तान के पिता थे हैदर अली और माता थी फरुखनिसा। कहीं कहीं आपको इसको दिखने मिलेगा फातिमा शेखर उन निसा, तो ये फरुखनिसा है। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। सबसे अधिक कहां पे? द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स फ्लोरिश्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। देखिए, कला का जो गांधार शैली है इसका उल्लेख जो है सबसे पहले हमको देखने को मिला वैदिक साहित्य में। कहा मिला? वैदिक साहित्य। इसके बाद इसको देखने को मिला हमें संस्कृत साहित्य। गांधार कला जो है उसका जो विषय वस्तु था वो भारतीय था। विषय वस्तु क्या था? भारतीय। लेकिन इसकी कला शैली जो थी वो यूनानी और रोमन थी। कौन सी थी? यूनानी और रोमन ये कला शैली थी। कला शैली इसका था यूनानी और रोमन, और इसका विषय वस्तु था भारतीय था। तो सबसे ज्यादा जो गांधार शैली का विकास हुआ वो कनिष्क के समय में हुआ, और कनिष्क थे कुषाण वंश के। तो कुषाण के शासक थे कनिष्क, जिनके समय में सबसे ज्यादा किसका विकास हुआ? गांधार शैली का विकास हुआ। अब कुछ चीजें समझ लीजिए। कनिष्क का जो था जन्म, कनिष्क के बारे में जान लीजिए। कनिष्क का जन्म, मृत्यु और समाधि तीनों जो है पेशावर में। कहाँ है? पेशावर। अब कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो थे
कुजूल, कुजूल कटफिशेस, कटफिशेस। कनिष्क जो थे वो मानते थे किस धर्म को, वो बौद्ध धर्म के महायान शाखा के मानने वाले थे, महायान। चलिए बाकी इन सब चीजों को डिटेल में एनालाइज किया जाएगा जब क्लास चलेगा तब। अभी क्वेश्चन बैंक को देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में कुछ चीजें जान लीजिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो नेशनल प्रोग्राम ऑफ स्कूल एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए चलाया गया सरकारी योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1990 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? देखिए 1990 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से अपना कोई लेना देना नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इररिलेवेंट क्वेश्चन है, लेकिन लेना देना है। कहाँ लेना देना है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया जाता है वो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? सिनेमा के क्षेत्र में। तो 2019 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। वो मिला रजनीकांत साहब को मिला, और 2018 का मिला था अमिताभ बच्चन को, अमिताभ बच्चन। चलिए ठीक है। अच्छा 1990 का जान लीजिए, ए नागेश्वर राव को मिला था, लेकिन इररिलेवेंट क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन सीधा सीधी वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन है। क्या करते थे इसमें? वृक्षों को काटने से बचाने के लिए इसमें चिपक जाते थे पेड़ में, इसे ही चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? उस समय यूपी था, अभी तो कौन सा है? उत्तराखंड है। अभी उत्तराखंड जिला जो है, पहले उत्तराखंड राज्य जो है पहले यूपी का पार्ट था। तो उस समय जब चिपको आंदोलन चला था तो यूपी का पार्ट था, और उस समय ये जो उत्तराखंड जिले के, उत्तराखंड राज्य के चमोली जिला में था। चमोली जिला में कुछ फेमस पर्सनालिटी के बारे में जान लेते हैं जिनका योगदान चिपको आंदोलन में रहा, जिनका नाम जुड़ा रहा। 1973 में स्टार्ट हुआ था चिपको आंदोलन। तो सबसे पहले तो एक थी लेडी जिसका नाम था गौरा देवी। क्या? गौरा देवी, गौरा देवी, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरे थे सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल। तीसरा नाम आता है गोविंद सिंह रावत का। और चौथा नाम आता है चंडी प्रसाद भट्ट। इनका नाम आप याद रखिएगा क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन तो हो गया। अब देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। एस्पेरेंटो क्या है? एस्पेरेंटो क्या है? एस्पेरेंटो एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है जिसे डेवलप किया गया था ग्लोबल लैंग्वेज को सर्व करने के लिए। तो ये ग्लोबल लैंग्वेज में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है एस्पेरेंटो। तो इसका ऑप्शन होगा डी। फिफ्टी 59 क्या कर रहा है? 59 कर रहा है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया। अननोन इंडिया लिखा, अननोन इंडिया हैज बीन रिटन बाई, देखिए ये लिखा गया था नीरज सी चौधरी के द्वारा। इसके द्वारा नीरज सी चौधरी, निराज सी चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंदी के बाद भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो उस समय तो था 1992 के बारे में नहीं जानते हैं। देखिए अभी जो है हिंदी के बाद सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है वो बंगाली है। बंगाली, जो ऑप्शन भी नहीं है। फर्स्ट हिंदी, सेकेंड बंगाली,
और थर्ड नंबर आता है मराठी का 2011 के सेंसस के अनुसार। सेंसस रेफर करते हैं हम 2011। अब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है उसे समझ लीजिए। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है। इंग्लिश के बाद आता है नंबर चाइनीज का। कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा मैंड्रीन। मैंड्रीन ये चाइनीज ही है, मैंड्रीन चाइनीज। और थर्ड नंबर में आता है अपना हिंदी, सारे जहां से अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्विट्जरलैंड में बोले जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन सी है। अब स्विट्जरलैंड में बोले जाने वाली प्रधान भाषाएं 4 भाषाएं हैं, जिसे जान लीजिए। एक तो जर्मन है, दूसरा फ्रेंच है, तीसरा इटालियन है। ये तीनों तो है। चौथा भाषा है वहां रोमांस। रोमांस तो ये 4 भाषाएं बोली जाती है, तो यहाँ ऑल ऑफ दीज हो जाएगी। यूनेस्को की कार्य भाषाएं है, देखिए ये 1992 का क्वेश्चन है कि यूनेस्को की कार्य भाषाएं कौन कौन सी है। देखिए 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका। पहला तो अरेबिक है, इंग्लिश तो होगा ही होगा। एक आ गया चाइनीज, फिर है रशियन, और एक और है स्पेनिश। तो ये 6 भाषाएं यूनेस्को की कार्य भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसके बारे में एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, लाइफ डिवाइन नाम की पुस्तक किसने लिखी थी। लाइफ डिवाइन नाम की पुस्तक जो लिखी थी वो लिखे थे अरविंदो घोष। कौन? अरविंदो घोष। अरविंद घोष दिया है। चलिए अरविंदो घोष कौन लिखे थे? अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, इसे जान लेते हैं। भीमसेन जोशी। देखिए भीमसेन जोशी है वो शास्त्रीय संगीत के गायन में है, ये एकदम सही है। दूसरा अल्लाह रखा तबला बजाते थे, तबला वादक थे। ये देवू चौधरी भी सितार के थे। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी बांसुरी। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी बांसुरी नहीं थे, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी थी सिंगर। क्या थी? सिंगर थी। देखिए एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को मिला था, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी का नाम सुब्बालक्ष्मी। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी का नाम इसलिए फेमस था क्योंकि इसने मिला था भारत रत्न। और ये इसलिए फेमस नहीं मिला है कि इन्हें भारत रत्न मिला था। ही इज द फर्स्ट म्यूजिशियन हु गॉट भारत रत्न। वो पहली म्यूजिशियन थी जिसे भारत रत्न का अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित पत्रकारों में से मैक्सेके अवार्ड प्राप्त करने वाले। देखिए मैक्सेके अवार्ड प्राप्त किया था अरुण शौरी ने 1992 में। ये हो गया आउटडेटेड क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन जो पूछेगा आपका 2019 में, देखिए मिला था रवीश कुमार को। रवीश कुमार को मैक्सेके अवार्ड, तो इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विभिन्न राज्य और उनके लोकप्रिय गीत नृत्य के नृत्य इस प्रकार दिए गए हैं। असम, आंध्र प्रदेश में बिहू, असम बुर्रा, मतलब इनका मिलान करना। तो आंध्र प्रदेश का जो नृत्य है वो है बुर्रा। तो फर्स्ट का है बी, बुर्रा। और बुर्रा कथा ऐसे कहते हैं, असम का जो फेमस नृत्य है वो है बिहू। तो सेकेंड का होता है ए। हिमाचल प्रदेश का जो नृत्य है वो है नट्टी। तो थर्ड का होता है डी और फोर्थ का होता है सी। मिलाइए BADC। ये नहीं होगा, BADC। सी क्या होगा? सी।
नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। लक्षद्वीप टापू स्थित है। लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप टापू जो स्थित है वो इंडिया के इस साइड में स्थित है। तो ये है लक्षद्वीप टापू। तो साउथ वेस्ट कहाँ है? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, तो दक्षिण पश्चिम भारत। तो इसका होगा ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। क्यों विक्टोरिया वॉज प्रोक्लेम्ड एज इम्प्रेस ऑफ इंडिया इन, देखिए इन्हें किया गया 1877 में। महारानी विक्टोरिया के बारे में कुछ चीजें जान लीजिए। महारानी विक्टोरिया को जब भारत की सामग्री घोषित किया गया तो यहाँ पे दो बना था विक्टोरिया मेमोरियल। एक तो बना था हरदोई में और एक बना था कलकत्ता में, जो बहुत फेमस है, कोलकाता। उस समय तो कहते थे कलकत्ता। कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल, यहाँ क्या बना था? विक्टोरिया, हरदोई मेमोरियल है ये भी विक्टोरिया मेमोरियल। कुछ चीजें और एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारत में जन्मे दो नागरिक जिन्हें विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला है। किसमें मिला है नोबेल पुरस्कार? विज्ञान के क्षेत्र में। तो हर गोविंद खुराना एंड सीवी रमन, नहीं, हर गोविंद खुराना थे, सीवी रमन नहीं, ये अमेरिकी नागरिक नहीं थे। चंद्रशेखर थे, सीवी रमन नहीं थे। सीवी रमन नहीं थे, एन एस बोरा नहीं। तो हर गोविंद खुराना और यस चंद्रशेखर, ऑप्शन होगा डी। कुछ चीजें हम एनालाइज करते हैं हरगोविंद खुराना के बारे में। हरगोविंद खुराना समझिए, देखिए हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज, ये नोबेल प्राइज इनको दो साइंटिस्ट के साथ मिला था। एक तो रॉबर्ट होले था, रॉबर्ट थे, और दूसरे थे नीरेन वर्ग। इनको जो मिला था नोबेल प्राइज वो मिला था मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी में, मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी के क्षेत्र में। ये खोज क्या किए थे? ये एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड का जो ऑर्डर है उसे खोजा था। क्या किए थे ये? फाइंड आउट न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड के ऑर्डर को खोजा, टाइड के ऑर्डर, न्यूक्लियोटाइड के ऑर्डर को खोजा था, इसलिए इनको मिला था ये नोबेल प्राइज। अच्छा, तो ये नोबेल प्राइज मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी के क्षेत्र में मिला था 1968। तो ऑप्शन यहाँ पर ये बनता है कि 2021 में किसे मिला नोबेल प्राइज। तो 2021 में दो साइंटिस्ट थे जिन्हें मिला नोबेल प्राइज। एक तो थे डेविड जूलियस, और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था अर्डेमन पटापोटिन। इन्हें मिला था नोबेल प्राइज 2021 में मेडिसिन और फिजियोलॉजी के क्षेत्र में। अब कुछ और एनालाइज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए कुछ चीजें और जान लीजिए चंद्रशेखर के बारे में। चंद्रशेखर, इनको मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। और फिजिक्स के क्षेत्र में अभी 3 आदमी को मिला है। एक पेरिसी, दूसरे हसेलमैन और तीसरे मनावे। नेक्स्ट क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं।
परमाणु ऊर्जा के कार्यक्रम में भारत के जनक हैं, ये हैं होमी भाभा। कौन है? होमी भाभा। उनका पूरा नाम H.J. भाभा, होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है। देखिए, अंतरिक्ष विज्ञान पर इसका श्रेय जाता है एस भटनागर, विक्रम साराभाई को। किसको जाता है? विक्रम साराभाई। आज भी जो है इसरो का जो सबसे बड़ा केंद्र है तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, जो त्रिवंतपुरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। रसायन शास्त्र के लिए 1991 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1991 के नोबेल पुरस्कार से लेना देना हमें है ही नहीं, तो जान लीजिए 1991 का नहीं, लेकिन 2021 के केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज विनर हैं। एक तो थे बेंजामिन लिस्ट और दूसरे का नाम है डेविड W.C. मैकमिलन। एक और जान लीजिए कि लिटरेचर का जो नोबेल प्राइज 2021 का मिला है वो अब्दुल रज्जाक को मिला है। अब्दुल रज्जाक गुरना। नेक्स्ट क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। कलिंग पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार को दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के क्षेत्र में, पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस। इसमें पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस। कलिंग पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। अच्छा, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ रहा है बीपीएससी, जैसे बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर में पूछा था, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1945 में, 16 नवंबर 1945। कुछ चीजों को एनालाइज कर लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ओजोन परत क्या बताता है? अच्छा देखिए, ओजोन परत जो है हमें बताता है अंटार्कटिक की वायुमंडलीय स्थिति पॉसिबल नहीं, शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज पता नहीं, पृथ्वी के सतह से 10 नीचे का परत नहीं, ओजोन तो ऊपर होता है, वो होता है स्ट्रेटोस्फीयर में। कहाँ होता है ओजोन? स्ट्रेटोस्फीयर में, जिसे कहते हैं हिंदी में कहते हैं समताप मंडल। और ये पाया जाता है 15 से कहीं कहीं आपको 35 देखने को मिल जाएगा, कहीं कहीं 15 से 30 किलोमीटर देखने को मिल जाएगा। तो 15 से 20 किलोमीटर सही ऑप्शन जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राज 76 क्वेश्चन हमारे बता रहा है, तो एनालाइज करते हैं। एक वयस्क हाथी का भार लगभग कितना होता है? तो देखिए, एक एडल्ट एलिफेंट का जो भार होता है उसके बारे में कुछ चीजें जान लीजिए। यदि अफ्रीकन एलिफेंट है, फेमस तो हमारा अफ्रीकन एलिफेंट है, यदि अफ्रीकन एलिफेंट है तो वो 1800 से लेकर 6300 केजी के बीच में होता है। और वही इंडियन एलिफेंट है तो वो होता है 2000 केजी से 5000 केजी के बीच। इसे देख के मार लीजिए, 5000 ऑप्शन आएगा सही। नेक्स्ट, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है। अल्बर्ट आइंस्टीन किस लिए प्रसिद्ध है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो दिया था, उन्हें मिला था नोबेल प्राइज 1921 में। कब मिला था? 1921 में। किसके लिए मिला था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज अ न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी बाई, देखिए ये क्या है, प्रोसेस है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक को दो में बांटने का, तो ये होता है न्यूक्लियर फिजन के द्वारा। न्यूक्लियर फिजन के प्रोसेस में ये होता है फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है। पाश्चराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच मिल्क इज केप्ट एट वेरी लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर हीटेड किया जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर पर 71 डिग्री के आसपास। तो लो टेम्परेचर वो नहीं है। मिल्क इज हीटेड अप टू वेरी हीटेड period, milk is heated a period and then suddenly cool down within a certain period of time। ये होगा सही। 8 घंटा 24 घंटा ये सब कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एम्फीबियन, एम्फीबिया बताता है एम्फीबियंस रेफर्स टू, एम्फीबियंस क्या है, एम्फीबियंस देखिए जो लैंड पे कुछ चीजें समझ लेते हैं, जो लैंड पे रहता है उसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल एनिमल। जो वाटर में होता है उसे कहते हैं एक्वेटिक एनिमल, और जो लैंड और वाटर दोनों में रहे उसे कहते हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन कौन है, एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए मलेरिया जो होता है वो होता है एक मच्छर के काटने से, जिस मच्छर का नाम है एनोफिलिस मॉस्किटो। मादा मच्छर होती है। तो इसमें क्या कर रहा है, सत्य नहीं है, विच इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स। इट इज डिजीज caused by parasitic insect, parasitic insect के द्वारा होता है, नहीं, तो ये सही नहीं है, ये हो गया सही। मॉस्किटो के द्वारा तो ठीक है। इट इज मोस्टली स्प्रेड इन द रीजन ऑफ स्वैम्प, ये भी सही है। इट इज क्योर्ड बाय क्लोरोक्यून, तो क्लोरोक्यून फॉस्फेट के द्वारा इसे क्योर किया जाता है, क्लोरोक्यून फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 8.3 मिनट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सही। स्टेनलेस स्टील, देखिए इसका तो हम केमिस्ट्री में पूरा डिटेल में आप लोग को बता चुके हैं, तो जाके आप लोग देख लीजिए, वहां से एक क्वेश्चन तो उठेगा ही उठेगा एग्जाम में, ये मान के चलिए आप। तो आयरन प्लस क्रोमियम, कहीं कहीं निकल भी कहते हैं, जनरली निकल ही दिया रहता है, यहाँ पे क्रोमियम है तो क्रोमियम को लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर। फिजिकल चेंज क्या है, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर इन एयर, सिल्वर वेयर, तो ये तो हो गया केमिकल चेंजेस। बर्निंग ऑफ कैंडल, ये भी केमिकल चेंजेस है। कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, केमिकल चेंजेस है। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, तो पानी में चीनी को डाल के घोल देते हैं तो फिजिकल चेंजेस है। क्या है, फिजिकल चेंजेस है, केमिकल चेंजेस नहीं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, तब कोई प्रक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से। देयर इज नो रिएक्शन व्हेन स्टीम पास ओवर द अल्युमिनियम, ये होगा अल्युमिनियम, इसका सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। तो इवान पावलोव के बारे में कुछ चीज जान लीजिए। इवान पावलोव जो है वो थे रशियन फिजियोलॉजिस्ट।
अब रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, तो इनको तो मिलेगा फिजियोलॉजी में ही नोबेल प्राइज, तो इनको मिला था नोबेल प्राइज इसमें फिजियोलॉजी के क्षेत्र में या मेडिसिन के क्षेत्र में। नोबेल प्राइज कब मिला था? 1904 ईस्वी में मिला था। ये जो है क्लिनिकल फिजियोलॉजी में क्या किए थे? डिस्कवरी किए थे। डिस्कवरी किस पे? क्लासिकल कंडीशन, मतलब एनिमल के क्लासिकल कंडीशन पे। जैसे कि उन्होंने क्या थे स्टडी किए थे कुत्ते के डाइजेस्टिव सिस्टम पे, डॉग डाइजेस्टिव सिस्टम पे स्टडी किए थे। तो ये होगा क्लिनिकल फिजियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध हैं। देखिए निकोलस निकोलस बोल रहे हैं, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध हैं। निकोलस कोपरनिकस के बारे में कुछ चीजें जान लीजिए। निकोलस कोपरनिकस जो है वो पोलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के? पोलैंड के रहने वाले। ये खगोल शास्त्री थे और गणितज्ञ थे। खगोल शास्त्री, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ। देखिए इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे कहते हैं हेलियोसेंट्रिक सिस्टम। तो हेलियोसेंट्रिक सिस्टम के अनुसार कहा था पृथ्वी जो होती है वो अर्थ के केंद्र में नहीं है। पहले अरस्तु साहब ने कहा था कि, अच्छा अरस्तु के बारे में छोड़ते हैं, निकोलस कोपरनिकस के बारे में जानते हैं। निकोलस कोपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र के बाहर माना जाना चाहिए। इनके अनुसार प्लैनेट जो है वो ऑर्बिट, सन के ऑर्बिट के अराउंड क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। सन के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो इनका कंसेप्ट था हेलियोसेंट्रिक। तो ग्रह लिखा है, ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। चलिए अरस्तु का क्या था? पृथ्वी के। तो इसके पहले अरस्तु के कंसेप्ट को जाना जाता था। तो यदि आपको हम फिजिक्स पढ़ाएंगे तो उस समय आपको डिटेल में एनालाइज करवा देंगे कि क्या क्या चल रहा था। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए जंतर मंतर का निर्माण जो करवाया था वो करवाए थे महाराजा जय सिंह ने 1724 ईस्वी में। तब 1724 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन? अभी तो उस समय 1992 का तो लेना देना है नहीं, करेंट का न्यूज है। तो ये अभी के डेट में यदि आपको पूछ दे 2021 में सबसे ज्यादा तेल निर्यात कौन किया था, तो यहाँ सऊदी अरब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सऊदी अरब आ जाएगा। रेलवे बजट के अतिरिक्त, रेलवे बजट का तो क्वेश्चन ही है, ये है नॉनसेंस क्वेश्चन, मतलब फॉर 2022 67वीं के लिए ये नॉनसेंस क्वेश्चन है, इससे कोई लेना देना है। भारत सरकार का राजस्व प्रधान स्रोत क्या है? देखिए भारत सरकार जो सबसे ज्यादा प्रधान स्रोत 2020-21 में रहा डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स के द्वारा हमारे पास आया लगभग 56.4% रेवेन्यू। तो डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इस सब चीज के बारे में हम एनालाइज करेंगे किस क्लास में? इकोनॉमिक्स के क्लास में। चलिए पंचवर्षीय योजना क्या है? पंचवर्षीय योजना, प्रथम योजना तो ठीक है 1951 से 56 तक, सत्य नहीं है उसके बारे में। 51 से 56 तक सही है, द्वितीय सही है 56 से 61, तृतीय सही है 61 से 66, चतुर्थ गलत है। चतुर्थ क्या है? पंचवर्षीय योजना, जैसे चतुर्थ हुआ था 1971 से, अच्छा 1969 से 1974 के बीच में। और ये 3 साल जो था 1966 से लेके 1969 तक, ये था, इसको नाम से जाना जाता था एनुअल प्लान के नाम से, प्लान हॉलीडे था। मतलब यहाँ पे 3 प्लान बना था, 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69। इसको जाना जाता था किसके नाम से? प्लान हॉलीडे, प्लान हॉलीडे।
वर्ष 1991 का डेविस कप का विजेता। तो 1991 का डेविस कप का विजेता जानने से हमारा कोई तात्पर्य बनता नहीं, हम 2021 का जानते हैं। तो 2021 में थे रसिया, रसिया को हराया था, रसिया विनर बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खेल में थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? तो थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है बैडमिंटन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है उसे एनालाइज करते हैं। प्रथम एशियाई खेल हुए थे, प्रथम एशियाई खेल हुआ था कहाँ? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। देखिए 2022 का जो एशियाई खेल होगा वो होगा कहाँ? चाइना में। चाइना में कहाँ पे? एक जगह है हैंगझोउ, हैंगझोउ, यहाँ पे होगा एशियाई खेल 2022 का। और ये होगा 5 सितंबर से लेके 5 सितंबर बोल रहे हैं, 10 सितंबर से 25 सितंबर के बीच। और नेक्स्ट है जो 2018 में हुआ था, वो हुआ था जकार्ता, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। इसे हम करेंट के एक्सपेक्ट में इसलिए आपको सब कुछ चीज बता रहे हैं ताकि, अच्छा, संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन है? इनमें से कोई नहीं। 5वां ऑप्शन जब पड़ा रहेगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं मारिएगा। देखिए सबसे बड़ा स्टेडियम है नॉर्थ कोरिया के पास, नॉर्थ कोरिया। वो भी कहाँ? प्योंगयांग में, प्योंगयांग में। स्टेडियम का नाम क्या? रंगराडो, रंगराडो मेडे स्टेडियम, रंगराडो रंगराडो मेडे स्टेडियम। इसकी कैपेसिटी 1,14,000 आदमी को बैठाने की है और 1,10,000 बैठाने की कैपेसिटी है हमारे मोटेरा स्टेडियम का, जिसका नाम नरेंद्र मोदी के नाम पे अब रख दिया गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से इसे नामकरण किया गया। नेक्स्ट क्या कर रहा? प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो प्रकाश पादुकोण का मेनली स्पेसिफिकेशन था बैडमिंटन में। किसमें? बैडमिंटन। प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन। ये हुए दीपिका पादुकोण के पिताजी। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप संबंधित है फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल में, ये तो कोई तुक ही नहीं बनता इस क्वेश्चन का, उस समय का क्वेश्चन है करेंट। तो अभी के करेंट को देखते हैं। लिम्बा राम ने किस खेल में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? देखिए लिम्बा राम जो थे वो आर्चरी में, मतलब तीरंदाजी में क्या थे? ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे। इनको एशियन आर्चरी चैंपियनशिप जब हुआ था 1989 में, उस समय इनको मिला था गोल्ड मेडल। तो गोल्ड मेडल जीते थे, इसलिए ये प्रसिद्ध थे। चलिए इसी सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। अब आपके पास एक सेशन आने जा रहा है, वो रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन बैंक, स्पेशली फॉर एनटीपीसी एंड ग्रुप डी। ग्रुप डी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करवाया जाएगा बाय आशीष सर। तो जिसको जिसको देखना है, यदि आपके दोस्त यार जो भी ग्रुप डी एनटीपीसी के फर्स्ट स्टेज को पार कर चुके हैं और सेकेंड स्टेज की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें रेफर कर दीजिए कि स्टार्ट होने जा रहा है एनटीपीसी का क्वेश्चन बैंक और ग्रुप डी का क्वेश्चन बैंक, जहाँ पे मैथ और रीजनिंग के पूरे क्वेश्चन को आपको बताया जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।